बस लाइट पे ध्यान दो, बिलिंग करे लगी तो एकर मतलब कनेक्शन टूट गई बा। अभी डायरेक्ट जल रहा है, इसका मतलब स्टार्ट बा। कल आधा घंटा से ही हो भी रहे, बैटरी खत्म हो गई। चलिए, कल हम लोग कौन कौन सा वंश कर लिए थे? शुंग वंश हुआ था, फिर इसके बाद कर्ण, फिर सतवाहन, फिर हुगुल, कितने तक रहे? चेदी राजवंश। ठीक है, तो इतना हम लोग 4 राजवंश किए थे। शुंग, कर्ण, सतवाहन, चेदी, 4 राजवंश जो हम कंप्लीट कर चुके थे। और ये जो था क्या था? ये मौर्योत्तर काल इसको बोला जाता है। इस जितने भी राजवंश दिखाई दे रहा है इनको क्या बोला जाता है? मौर्योत्तर काल। ठीक है, मौर्योत्तर काल। हम लोग देखे थे कल शुंग राजवंश। कौन कौन सा राजवंश हुआ था हमारा? शुंग। शुंग के संस्थापन कौन हो जाते हैं? पुष्यमित्र शुंग। ये ब्राह्मण जाति से थे, बताया गया था। पुष्यमित्र शुंग के बाद इसके बेटा आता है एक अग्निमित्र, जिसका लूसेंट में नहीं दिया है, अग्निमित्र। फिर अंतिम कौन हो जाता है? पुष्यमित्र शुंग के बाद अंतिम कौन होता है शुंग वंश में? क्या? देवभूति। देवभूति जो होता है क्या होता है? अंतिम शासक होता है। क्या होता है? अंतिम शासक होता है हमारा शुंग वंश के। ये दुइयों को नहीं है कि पुष्यमित्र शुंग अग्निमित्र के बाद देवभूति। बहुत सारा राजा है, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ाई हो रहा है। ठीक ना? जिसके बारे में क्वेश्चन बनाता है, जो जो इंपॉर्टेंट है। तो शुंग वंश में पुष्यमित्र शुंग संस्थापक हो जाएगा, इसके बेटा अग्निमित्र, फिर इसके बाद देवभूति। और देवभूति की हत्या कौन कर देता है? हमारा वासुदेव। नहीं पढ़े हो रहे सब? कौन से हत्या कर देते हैं? वासुदेव। भूत को कौन मारेगा? देवता। बताया गया था ना। और वासुदेव कृष्ण जी के बाप, मतलब ये देवता ही है, पपे ना है तो देवता है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा वंश हो जाता है? कौंडव वंश। कौंडव वंश। इसमें ज़्यादा नहीं देखना है हमें, वासुदेव देखना है। फिर इसके बाद क्या देखना है? वसुदेव के बाद अंतिम कौन होता है? सुशर्मा। सुशर्मा की हत्या कौन कर देता है? सिमुक। सुशर्मा की हत्या सिमुक कर देता है। और यहाँ पर कौन सा वंश? सतवाहन वंश। इसे आंध्र सतवाहन भी कहते हैं। सतवाहन वंश को क्या बोलते हैं? आंध्र सतवाहन। सतवाहन वंश को ही आंध्र सतवाहन, क्योंकि ये हमारे भारत जो है नीचे की साइड, ठीक ना, ऐसे मैप बनाया जाता है तो ये नीचे की साइड ये केरल हो जाता है, फिर ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये तेलंगाना हो जाता है, इधर महाराष्ट्र हो जाता है। तो इस टाइप के एरिया में कौन राज कर रहा था? हमारा सतवाहन वंश। तो आंध्र सतवाहन भी इसे कहा जाता है। सिमुक के बाद कौन होता है? घर में एक बार पलटते हो, खाली सिमुक पढ़ल भाई में सतवाहन वंश में। और फिर सिमुक की हत्या की जाती है। क्या क्या किया था ये सिमुक? सिमुक, सुनो पहले, इसमें था पहला सिमुक, ठीक ना। फिर इसके बाद आता है सिमुक के बाद सतकर्णी, फिर गौतम पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठ पुत्र, पुलुमामी, इस तरीके के। तो सतकर्णी आता है सिमुक के बाद प्रथम। सिमुक के बाद कौन आता है? सतकर्णी। और सतकर्णी जो होता है क्या करवाता है? ये करवाता है दूगो राजसूय अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ कब करवाता है? दूगो। किनकी सहायता से करवाता है? किनकी?
अच्छा हाँ, ये जो होता है वो राजसूय यज्ञ करवाता है। और बिल्कुल इसी तरह पुष्यमित्र शुंग को करवाता है दूगो, अश्वमेघ यज्ञ करवाता है। अब देखिए किसकी सहायता से करवाता है ये, पतंजलि, योग दर्शन के ये पतंजलि है। अब यहाँ पर देखिए अग्निमित्र को बताया गया था कि अग्निमित्र और एक मालविका राजकुमारी थी मालव की, कौन थी, मालविका और अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्र एक बुक लिखते हैं, कौन लिखते हैं, कालिदास, याद रखिएगा कालिदास एक बुक, और ऋतु संहार भी इनका ही है, इम्पोर्टेंट है ये ऋतु संहार। और ये मालविका अग्निमित्र जो बुक लिखते हैं वो प्रेम कहानी होती है अग्निमित्र की और विदर्भ की जो राजकुमारी होती है मालविका, महाराष्ट्र की, ठीक ना, इन दोनों के बीच ये लिखा जाता है। मालविका अग्निमित्र पूछेगा तो कालिदास की ये क्या है, रचना है। अब अग्निमित्र यहाँ पर अंतिम जो होता है शुंग वंश में कौन होता है, देवभूति, अंतिम, इसकी हत्या कर देते हैं वासुदेव, कर्ण वंश की, फिर इसके बाद सुशर्मा, और अंतिम होता है कर्ण वंश का सुशर्मा, और सुशर्मा की हत्या कौन कर देता है, सिमु, सतवाहन वंश के। फिर आता है सतकर्णी, और सतकर्णी जो होता है दूसरा राज्य अश्वमेघ यज्ञ करवाता है, राजसूय यज्ञ करवाता है। और सतवाहन वंश में ये भी बताया गया था कि सबसे पहले शीशे का सिक्का, सबसे पहले शीशा का सिक्का कहाँ से जारी, किस वंश ने जारी किया था, सतवाहन वंश ने। शीशा का सिक्का कौन से वंश, सतवाहन वंश। और भी जारी किया था चांदी का भी, और पोन्टियंस का भी सिक्का जारी करता है। पोन्टियंस जो होता है खराब चांदी का सिक्का, ठीक ना, अच्छी क्वालिटी का नहीं, तो पोन्टियंस का, चांदी का, और कांसा का, और शीशा का, चार को सब क्या किया था, सिक्का जारी कराया था, ठीक है। इतना तक हो गया था हम लोगों का। इसमें और देख लीजिए कि भरहुत स्तूप का निर्माण कौन करवाता है, भरहुत, पुष्यमित्र शुंग। भरहुत स्तूप बताया जाता है पुष्यमित्र शुंग जो है ब्राह्मण जाति का था, और बौद्ध धर्म का अधिकतर जो स्तूप होता है उसको नष्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि अंतिम तौर पर अपने अंतिम जीवन में बनवाया भी था बौद्ध धर्म के। तो यहीं पर उदाहरण मिलता है भरहुत स्तूप का, जो कहाँ पर है बताया गया था कल, हाँ महाराष्ट्र, और एमपी में है, सतना में, सतना जिले में, एमपी के मुख्यमंत्री हो जाएंगे मोहन यादव। अब यहाँ पर देखिए भरहुत स्तूप जो होता है इसका क्या करवाता है, ये निर्माण, नहीं गलत, निर्माण जो होता है भरहुत स्तूप का अशोक करवा देता है। भरहुत स्तूप का निर्माण कौन करवा देता है, अशोक करवा देता है, और इसको पूरी अच्छी तरीके से फिर पेंट वोंट डाल देता है, जहाँ गिरा वरा होता है उसको अच्छी तरीके से पुनर्धार करवाता है, ठीक ना, मिस्त्री उस्त्री लगा के अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, ये पुनर्धार करवाता है पुष्यमित्र शुंग, बनाया था अशोक भरहुत स्तूप को, ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं इसमें कि हाँ कौन सा पुष्यमित्र शुंग के समय एगो हिंदी यूनानी आक्रमण कर रहा था, अटैक कर रहा था, कौन सा, मीनांडर, बताया गया था ना, पुष्यमित्र शुंग के समय एक आक्रमणकारी कौन था, मीनांडर, मीनांडर, छोटिए बोलिए, मीनांडर क्या था, मीनांडर ये अटैक कर रहा था किस पर, भारत पर, लेकिन पुष्यमित्र शुंग उसका क्या कर देता है, हरा देता है, पुष्यमित्र शुंग हरा देता है मीनांडर को, ठीक है। और मीनांडर यही जो होता है बोलता है कि बबुआ कतना कतना वीर तोरा देश में बड़ा सन भारत में, ठीक ना, कि मुझे हरा दिया। तो ये नागदशक के पास जाता है, नागसेन के पास, किसके पास जाता है, नागसेन के पास, कि थोड़ा मुझे भी किसके, किस वंश के बारे, किस धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में बताओ, कौन से धर्म के, बौद्ध धर्म के बारे में बताओ, कि बौद्ध धर्म जो है इसके बारे में बताओ। तो बौद्ध धर्म जो है इसके बारे में नागसेन जो होता है मीनांडर को क्या करता है, शिक्षा देता है, बताता है आत्मा के बारे में, पुनर्जन्म के बारे में, ठीक ना, अच्छी तरीके से ये बौद्ध धर्म के ज्ञाता थे नागसेन, तो इसको मीनांडर को बताते हैं। और यही बुक लिख जाते हैं मिलिंद, मीनांडर को मिलिंद बोला जाता था, तो मिलिंद पन,
ठीक ना। ये किसकी बुक है तो याद रखिएगा, मिनांडर और नागसेन के बीच जो क्वेश्चन आंसर होता है। इसे देखिएगा, रामायण में जब रावण को मारा जाता है, बहुत ज़्यादा ज्ञानी था, तो उसके पैरों के पास लक्ष्मण जाकर ज्ञान लेते हैं लास्ट में, ये होता है ना। तो बिल्कुल इसी तरह मिनांडर जो होता है ये हार जाता है, तो नागसेन के पास जाता है और नागसेन से बौद्ध धर्म की शिक्षा लेता है। और ये दोनों क्वेश्चन आंसर जब कर रहे थे, इसी को बोला जाता है मिलियन द फन, एक बुक रचना की गई है। ठीक है, अब देखिए ये प्रभावित हो जाता है बौद्ध धर्म से। जो मिनांडर होता है बौद्ध धर्म से क्या रहता है, प्रभावित हो जाता है और बौद्ध धर्म को क्या कर लेता है, अपना लेता है। तो प्रथम विदेशी जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था तो हो जाएगा मिनांडर। कौन हो जाएगा, मिनांडर। अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुष्यमित्र ने क्या किया, इसको हरा दिया। अरे कुछ समझ में, पुष्यमित्र शुंग किसको मार के गद्दी पर बैठा था, पुष्यमित्र शुंग किसको मार के, कल ना पढ़ा था रे, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ, जिसे स्टार्टिंग में पढ़ा गया बृहद्रथ वंश, जिसे ऐतिहासिक रूप से साक्ष्य उसका नहीं मिलता है, धार्मिक रूप से। तो बृहद्रथ स्टार्टिंग वाला था, लेकिन अंतिम कौन होता है मौर्य वंश का, तो बृहद्रथ ही। और इसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग जो होता है गद्दी पर बैठता है। ठीक है, क्या हो गया रे, तो शरीर एक दिन अस्थिर ना रहे ना, हिजे कुछ खाव लग गया। चलिए, बताया गया था सातवाहन के समय दो प्रसिद्ध साहित्यकार के बारे में, हाल और गुणाढ़। हाल और गुणाढ़, गुणाढ़ जो होते हैं बृहद कथा लिखते हैं, गुणाढ़ क्या लिखते हैं, बृहद कथा। और हाल जो होते हैं गाथा सप्तशी लिखते हैं, गाथा सप्तशी लिखते हैं। कौन, गाथा सप्तशी लिखते हैं हाल, और गुणाढ़ क्या लिखते हैं, बृहद कथा। याद रखिएगा। और ये किस वंश से संबंधित है ये दोनों साहित्यकार, सातवाहन वंश से। किस वंश से, सातवाहन वंश से। बताइएगा कि ब्राह्म कहाँ कहाँ पर होगा, वही में करना का बा, करना वही में का बा। चलो देखो यहाँ पर, ब्राह्मणों की भूमि दान देने की प्रथा कहाँ से शुरू होती है, सातवाहन वंश से। सातवाहन वंश ये जो है बताया गया ना कि ये शुंग वंश, सातवाहन वंश, ये सभी जो है ब्राह्मण एक राजा राज कर रहे थे, और वहीं से जो ये क्या कर रहे हैं, सबसे ब्राह्मण साम्राज्य की बात की जाए, ब्राह्मण राजा मगध साम्राज्य पर राज करने वाला, तो याद रखिएगा पुष्यमित्र शुंग। मगध नहीं बोला जाएगा, इधर नीचे हाँ मगध बोला जाएगा, क्योंकि सातवाहन से सीमुख से यहाँ पर स्टार्ट करता है नीचे से। ठीक है, तो मगध साम्राज्य पर सबसे पहले ब्राह्मण राजा पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, बताया गया था सातवाहनों ने सबसे पहले सीसा का सिक्का जारी किया था, सीसा का सिक्का। फिर इसके बाद बताया गया था कि ब्राह्मणों की भूमि दान देने की प्रथा जो होती है सातवाहन ने शुरू किया था, और इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो नाना घाट अभिलेख से। याद रखिए कहाँ से, नाना घाट अभिलेख से, जिसमें एगो यशोमेघ यज्ञ करवाया गया था और एगो गांव दान में दे दिया गया था। क्या किया गया था, देख रहा है ओए, बिलिंग करना बोलिए, काला घंटा सही हो गई बा। ठीक है, नाना घाट अभिलेख से जानकारी मिलती है कि ब्राह्मणों को क्या दिया जाने लगा उस समय से, गांव नहीं भूमि दान दिया जाने लगा। ठीक ना, तो भूमि दान देने का साक्ष्य सातवाहनों से मिलता है, शीशे का सिक्का सातवाहनों से मिलता है, हाल और गुणाढ़ साहित्यकार जो थे सातवाहन वंश से संबंधित है। और सातवाहन वंश के संस्थापक कौन रहता है, सीमुख, सातवाहन वंश के सीमुख। सीसा याद रखिए, सीसा, सीमुख सतवाहन, सीमुख सतवाहन। ठीक है, सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी, प्राकृतिक और ब्राह्मी। ठीक है, ये मात्र तंत्रात्मक थे, मतलब इनकी नाम जो था
इसके पहले माता का नाम लगाया जाता था, लेकिन गद्दी पर बैठने की बात आती थी तो बेटा ही बैठता था, बेटी नहीं बैठती थी। गौल्मिक बताओ गुरु, सतवाहन वंश में गौल्मिक होता था। गौल्मिक गांव की रक्षा करने वाला, जिसकी एक सैन्य टुकड़ी होती थी, 9 गो रथ, 9 गो हाथी, 25 गो घोड़ा। ठीक है। फिर इसके बाद चेदी राजवंश के बारे में पता चलता है। तो अशोक की मृत्यु के बाद कलिंग में बताया गया था, कलिंग यानी उड़ीसा, एक राजवंश का उदय होता है जो होता है चेदी राजवंश। कौन होता है? चेदी राजवंश, ठीक ना। और इसके महान शासक की बात की जाए तो होता है खारवेल। और बताया गया था चेदी राजवंश के महान शासक की बात की जाए तो कौन होता है हमारा? खारवेल, याद रखिएगा। और ये खारवेल जो होता है बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है और इसके दिमाग में चलता रहता है कि 261 ईस्वी, 261 दिमाग में क्या चलता है? 261 मतलब अशोक अटैक किया था कहाँ पर? कलिंग पर। कलिंग मतलब उड़ीसा, वही ने पूरा मार्केट किया था, उसी समय से युद्ध छोड़ देता है अशोक। तो खारवेल ये इसके बाद नहीं आता है, याद मत रखिएगा कि ये जो है सतवाहन वंश के बाद आता है चेदी वंश, ये नहीं, ठीक ना। पैरेलल चलता है, पुष्यमित्र शुंग के साथ ही आता है, ये बाद में थोड़ा बताया गया है, ठीक ना। तो पुष्यमित्र के संग कौन चलता है? चेदी राजवंश। कहाँ पर? कलिंग में। अब इसके दिमाग में चलते रहता है कि अशोकवा हमारे ऊपर अटैक किया था और बहुत लोगों को मार दिया था। तो अब ये जो होता है ये मगध पर अटैक करने के चला जाता है और बताया जाता है कि मगध साम्राज्य को जो राजा था उस समय उसको हरा भी दिया था ये खारवेल। और वहाँ से एक चिन्ह जो था बौद्ध धर्म या जैन बौद्ध धर्म से संबंधित कोई चिन्ह था, स्तूप था, उसको लेके गया था अपनी जगह, अपने जो खारवेल से निकाल के लाया गया था वो फिर प्रतीक को अपनी जगह पे लेके गया था कलिंग में, ठीक ना। तो काफ़ी ज़्यादा ये जो है प्रतापी राजा था खारवेल। कभी कभी कोई इतिहासकार मानता है कि ये पुष्यमित्र शुंग को हराया था, लेकिन कोई बोलता है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर खारवेल जो होता है याद रखिएगा कि चेदी राजवंश का सबसे महान क्या था? ये शासक था और कलिंग पर मगध पर अटैक करके जीता भी था ये, ठीक है। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो याद रखिएगा हाथी गुम्फा अभिलेख से। कहाँ मिलती है? हाथी गुम्फा अभिलेख से। और अशोक ने अटैक किया था किस पर? कलिंग पर। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? अशोक ये इसी से, हाथी गुम्फा अभिलेख से, या बोला जाएगा तो अशोक के 13वां शिलालेख से। अशोक के 13वां शिलालेख से। पहले 14 को शिलालेख है इसका, बताया जाएगा, सब याद करवाया जाएगा। पहल का याद रख लीजिएगा कि पहल का शिलालेख जो होता है इसमें पशु बलि की निंदा करता है, ठीक ना, अहिंसा को निंदा करता है, मतलब किसी को मारना नहीं है। लेकिन बोला जाता है खुद 99 को भाई को मार दिया। तो फिर बोलता है कि किसी की हत्या नहीं करना है, पशुओं की ना इंसान की हत्या करना ही नहीं है। सेकंड में बोला गया था, फर्स्ट में और एक बात बोला था कि जितने भी राज के लोग हैं वह मेरे संतान हैं। फर्स्ट में कि मेरे जितने के भी राज के लोग हैं क्या है? मेरे संतान है। पशु बलि, मानव बलि, इन सबको क्या किया था? निंदा किया था और बोला था ये नहीं करना चाहिए, अहिंसा पर रोक, और सभी क्या है? मेरे संतान है। पहल का शिलालेख। दूसरा का बोलता है सभी के लिए अस्पताल बनाओ, ठीक है। 7वां याद रखिएगा कि सबसे बड़ा शिलालेख कौन होता है इसका? 7वां। 7वां क्या होता है? अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख। जैसे हम लोग भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर एरिया वाइज जो होता है हमारा, भारत 7वां है, सबसे बड़ा देश है। पढ़े हो? एरिया वाइज मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा 7वां देश आता है कौन? भारत। पहले का कौन आता है? रूस। रूस रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप कॉन्टिनेंट में हो जाता है, एशिया में भी हो जाता है रूस, ठीक है। तो सबसे बड़ा होता है रूस। रूस रूस के कैपिटल मॉस्को। रूस के कैपिटल मॉस्को। तो ये 7वां नंबर पर हमारा आता है कौन? भारत। तो याद रखिएगा कि सबसे बड़ा शिलालेख अशोक का 7वां अभिलेख, ठीक ना, स्तंभ अभिलेख 7वां। पहलिका में मानव बलि, पशु बलि की हत्या पे रोक, फिर इसके बाद जितने भी राज्य के लोग हैं मेरे संतान हैं। दूसरा का सबके लिए अस्पताल खुलाओ। तीसरा का में बोला था राजुक, और 3 गो जो मंत्री था उसके बारे में राजुक, और कुछ था 3 गो मंत्री, इसके बारे में जानकारी दिया था। 7वां अभिलेख याद कीजिएगा, सबसे बड़ा अभिलेख। 7वां अभिलेख सबसे बड़ा अभिलेख अशोक का, ठीक है। इसके बाद 13वां याद रखिए कि 13वां में जानकारी देता है कि मैंने कलिंग पर अटैक किया था। 13वां में किसका जानकारी देता है?
कलिंग पर अटैक किया था, और उसी समय मैंने ये सब युद्ध जो था छोड़ दिया था। 13वां अभिलेख, 13वां याद रखिएगा, 13वां, पहिल का, दूसर का, 7वां याद हो गई, और एक में 10 याद करेगा भाई, याद हो जाए धीरे धीरे। अब देखिए यहाँ पर खारवेल जो होता है क्या होता है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है और मगध साम्राज्य के अटैक करके जीता भी था ये। खारवेल जो होता है किस धर्म का अनुयायी होता है, तो याद रखिएगा जैन धर्म का ये अनुयायी होता है। कौन से धर्म के? जैन धर्म को। और बताया गया था जैन धर्म के लिए कुछ पहाड़ियां बनाता है ये, जिसे बराबर की गुफाएं कौन बनाया था? बता थप्पड़ मारा मुंह। अशोक। क्या बनाया था? बराबर की पहाड़ियां बनाता है कौन? अशोक बनवाता है। क्यों? क्योंकि उसके पिता जो थे कौन? बिंदुसार। बिंदुसार जो उसके पिता थे आजीवक संप्रदाय को मानते थे, इसीलिए 4 गो गुफा बनाया था, 4 गो बराबर की पहाड़ियों की गुफा बनाया था। कौन कौन था? सुदामा, कर्ज, चौपार, विश्व झोपड़ी, 4 गो। ठीक है। क्वेश्चन आया था बिहार एसआई में, याद रखिएगा कि बराबर की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, और था एक आजीवक संप्रदाय, यह एक और था। ठीक है। बिहार पुलिस का आया हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर में। तो आजीवक संप्रदाय कहे कि धर्म से संबंधित बोल दिया है, अब मारिएगा आप बौद्ध धर्म है तो जैन धर्म, कहे कि धर्म इसमें लास्ट में लगा हुआ है, लेकिन क्या था? आजीवक संप्रदाय से संबंधित था ये। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हम लोग। ये सब हो गया था। उदयगिरी की पहाड़ियों उदयगिरी की पहाड़ी गुफा बना के देता है कौन? खारवेल, जैन धर्मों के लिए। ठीक ना, उदयगिरी याद रखिएगा इतना। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। कौन से वंश है हमारा? अब देखिए भारत पर एवन राज के आक्रमण, मतलब भारत पर विदेशी अटैकर जो है अटैक कर रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा जानिए। चलो मिटाओ तो पहले इसको थोड़ा। चलिए ठीक है ना। चलिए आगे चलिए। यहाँ पर भारत पे एवन राज्य मतलब विदेशी आक्रमण जो है वो अटैक कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा जानिए। तो भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का है सबसे पहले हिंद यूनानी। कौन? हिंद यूनानी। यूनानी लोग मतलब यूनान के, वो हिंद अधिकतर इंडिया में रहने लगे थे, तो इनको हिंद यूनानी बोला गया। फिर इसके बाद शक आते हैं, पहलव आते हैं और कुषाण आते हैं। याद रखिएगा, पहले आता है हिंद यूनानी, इंडो ग्रीक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, इंडो ग्रीक। फिर आते हैं कौन? शक, और शक संवत जारी करता है कौन? कनिष्क। शक। फिर आते हैं पहलव, हिंदी में लिखे दो, कौन आते हैं? पहलव। ठीक है। और फिर कौन आता है? कुषाण। कुषाण वंश। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कडफिसेस। चलिए इंडो ग्रीक, तो सबसे पहले कौन आता है भारत में अटैक करने के लिए? इंडो ग्रीक, हिंद यूनानी। कौन? हिंद यूनानी। तो सेल्यूकस द्वारा, सेल्यूकस निकेटर वही कौन? सेनापति, जिसको कौन हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, और उसकी बेटी से शादी किया था। उसकी बेटी का नाम कार्नेलिया या हेलेना। ठीक है। कार्नेलिया या हेलेना, उससे शादी किया था। ठीक ना। तो सेल्यूकस निकेटर जो होता है, बताया गया था कि जब सिकंदर अटैक कर रहा था, कुछ राज्यों को जीता था इधर पाकिस्तान की तरफ, भारत में भी आया था, युद्ध हुआ था किसके साथ? पोरस के साथ। दिमाग देने का, पोरस के साथ हुआ था, जिसको हाइडेस्पिस के युद्ध बोला जाता है। किस नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे, और ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। लेकिन जो जीता था साम्राज्य, उस पर शासन दे दिया था सेल्यूकस निकेटर को। किसको शासन दे दिया था? सेल्यूकस निकेटर को। ये शासन कर रहा था वहां पर। वहीं पर बात बोल रहा है ये कि सेल्यूकस द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया, मध्य एशिया मतलब कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये वाला टाइप। ठीक है ना। ये वाला मैप याद रखिएगा, एशिया वाला मैप।
यहाँ पर कि विशाल साम्राज्य को उसके उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के बाद बनता है एंटियोकस प्रथम। सेल्यूकस निकेटर के बाद एंटियोकस प्रथम बनता है, ने अक्षुण्ण बनाए रखा, और एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। और एंटियोकस जब द्वितीय आता है, जिसे चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय करके नामे ना मिलत रहे, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर इसे लगावा लेते रहे, ठीक है। तो सेल्यूकस निकेटर के बाद बनता है एंटियोकस प्रथम, फिर बाद बनता है एंटियोकस द्वितीय। लेकिन एंटियोकस द्वितीय जो था काफ़ी कमज़ोर शासक था। इसके समय में कुछ राज्य जो होते हैं जिसको जीता था सिकंदर, वो कुछ स्वतंत्र होने लगते हैं। बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया था। बैक्ट्रिया, अब समझिए बैक्ट्रिया क्या था। बैक्ट्रिया, तो बैक्ट्रिया अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले एरिया को बैक्ट्रिया बोला जा रहा है यहाँ पर, ठीक ना, अफगानिस्तान पाकिस्तान। तो बैक्ट्रिया के विद्रोह, अधिकतर अफगानिस्तान, तो बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? डियोडोटस। कौन कर रहा था? डियोडोटस। और बैक्ट्रिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। डियोडोटस दू आता है, फिर इसके बाद यूथीमेडस आता है, डेमेट्रियस आता है, और मिनांडर अटैक किया था ना नागसेन के साथ, बात हुआ था मिलिंद पान, तो मिनांडर आता है, यूक्रेटाइडस आता है, और एंटी अलिकट्स या हर्मिक्स आता है तथा लास्ट में। ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि याद रखिएगा, ये सब याद अभी नहीं करना है। बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व करता, याद रख लीजिएगा, डियोडोटस। बैक्ट्रिया विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन था? डियोडोटस। भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला कौन था? डेमेट्रियस। बैक्ट्रिया शासक कौन था जो भारत पर पहली बार अटैक किया था? पता है ना, तो कौन किया था? डेमेट्रियस, याद रखिए, डेमेट्रियस। डेमेट्रियस, ठीक है। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। कहां पर? 190 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व समझ में आता ना? 190 ईसा पूर्व में कहां पर किया था? भारत पर अटैक करता है कौन? डेमेट्रियस। डेमेट्रियस, ठीक है। अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। और कहां पर अधिकार करता है? अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध। देखिए, कुछ भाग पंजाब के भारत में भी है और कुछ भाग पाकिस्तान में भी है। अभी जहां हमारे जो भगत सिंह है, इनका जन्म हुआ था, अभी पाकिस्तान में है, पंजाब के, ठीक है। तो कुछ भाग पाकिस्तान और कुछ भाग कहां पर है? भारत में। तो कौन कौन जीता है? अफगानिस्तान जीता है, पंजाब और सिंध के एक बड़े भाग पर अधिकार कर लेता है। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाई। डेमेट्रियस किसकी राजधानी बनाता है? साकल। डेमेट्रियस जो होता है किसकी राजधानी बनाता है? साकल को। साकल, इसे ही हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी कहा जाता है। और जो जीता ये था अफगानिस्तान, सिंध, पंजाब। इसी को क्या बोलते हैं? बैक्ट्रियाई यूनानी या हिंद यूनानी। हिंद यूनानी शासकों में सबसे विख्यात जो होता है मिनांडर होता है। कौन होता है विख्यात? मिनांडर। मिनांडर वही मिनांडर, मिलिंद, ठीक ना। 165-145 ईसा पूर्व में क्या करता है? इसकी यहाँ पर दिया गया है कि 165 में जन्म हो रहा है, 145 से मर भी रहा है। विशेष हाल है, मतलब ये चर्चित के बारे में बात कर रहा है कि अधिक विख्यात इसी समय में हुआ था। इसकी राजधानी साकल। इसकी राजधानी क्या थी? साकल। इसकी भी क्या थी? साकल। आधुनिक देखिए साकल कहाँ पर है? तो सियालकोट, याद रखिएगा, स्टार्ट हो गया है। साकल कहाँ पर है? सियालकोट। सियालकोट कहाँ पर है? पाकिस्तान में ना। सियालकोट कहाँ पर है? पाकिस्तान में, याद रखिएगा। साकल इन लोगों की राजधानी थी। पाकिस्तान की तरफ ये लोग राज कर रहे हैं अभी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर इसे ही हिंद, चलिए आगे देखिए, शिक्षा का प्रमुख केंद्र था ये सियालकोट। मिनांडर ने नागसेन के साथ, बताइए अभी, नागसेन के साथ बौद्ध धर्म की क्या करता है? ये शिक्षा ग्रहण करता है। मिलिंद पान बुक एक लिखता है दोनों के क्वेश्चन आंसर के। मिनांडर के प्रथम प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर का एक पुस्तक तैयार किया गया है, संग्रहित किया गया है, जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो अर्थात मिलिंद के प्रश्न। मिलिंद पन्हो का अर्थ होता है मिलिंद के प्रश्न। और किसने जवाब दिया था? नागसेन ने।
हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए सिक्के के बारे में निश्चित रूप से कहा जाता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी की बात की जाए तो सोना का सिक्का किसने जारी किया था? हिंद यूनानी ने। हिंद यूनानियों ने क्या किया था? सोना का सिक्का पहली बार जारी किया था। और सीसा का सिक्का सतवाहन वंश, सीसा का सिक्का सतवाहन वंश। और ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा सतवाहन वंश। किस अभिलेख से? नाना घाट अभिलेख से। किस अभिलेख से? नाना घाट अभिलेख से। चलिए आगे देखिए। देखिए, हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गंधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। गंधार कला भारत में उसी तरीके से ये एक कला चला रहे थे, हेलेनिस्टिक आर्ट। अब देखिए नेक्स्ट हमारा शक हो जाता है। हिंद यूनानी के बाद कौन आता है? शक। हिंद यूनानी के बाद कौन आता है? शक। यूनानियों के बाद शक आए। शक की 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान के अलग अलग भागों में थी। शकों की कितनी शाखा थी? 5 के ब्रांच रहे, सबके अलग अलग हेड रहा सन। ठीक है, तो ये नहीं पूछेगा कि शक के संस्थापक, शक वंश के संस्थापक कौन थे। ठीक है, ये क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि शक जो थे 5 पार्ट में डिवाइड थे और पांचों के अलग अलग संस्थापक हो जाएंगे। इसके डिटेल में पढ़ने के लिए यूपीएससी करबत्ता वगैरह के डिटेल में पढ़ेगा। अभी देखिए यहाँ पर कौन कौन सी इसकी शाखा थी। तो पहली शाखा अफगानिस्तान में थी। पहली ब्रांच कहाँ थी? अफगानिस्तान में। दूसरी शाखा पंजाब में। तीसरी की शाखा मथुरा। चौथी पश्चिमी भारत एवं पांचवा ऊपरी दक्कन, दक्कन का पठार। ठीक है, प्रथम शक राजा की बात की जाए तो मोय था। मोय तो शक प्रथम राजा की बात की जाए तो कौन था? मोय। ठीक है, बहुत सारा रील बना था ना। तो शक होता है क्या करो? मोय लास्ट में आता है ना। तो शक के प्रथम राजा कौन हो जाएगा? मोय। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। बताया जाता है कि क्या थे? मध्य एशिया। मध्य एशिया मतलब एशिया कॉन्टिनेंट में और बीच में मध्य, वहीं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान वाला एरिया। चारागाह की खोज में भारत आए थे। चारागाह की खोज में भारत आए थे मतलब वही चरागाह है। 58 ईसा पूर्व उज्जैन के एक स्थानीय शासक ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लिया। 58 ईसा पूर्व, कब याद रखिएगा? 58 ईसा पूर्व। जितने भी उस समय शक थे सबको मार के क्या कर देता है? ये बाहर खदेड़ देता है। सबको मार के बाहर खदेड़ देता है। और यहाँ पर जो होता है स्टार्ट हो जाता है शक संवत। बोला जाता है कि उस राजा का नाम था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य एक उपाधि भी दे दी जाती है। अब विक्रमादित्य। तो क्या करता है? शकों को मार के 58 ईसा पूर्व में क्या कर देता है? खदेड़ देता है। और वहीं से स्टार्ट होता है हमारा विक्रम संवत। क्या स्टार्ट होता है हमारा? विक्रम संवत। बताया गया था इसे कि ये बिफोर क्राइस्ट होता है, ये एनो डोमिनी होता है, मतलब ईसा पूर्व, और ये होता है हमारा ईस्वी। बताया गया था कि ईसा मसीह के जन्म की ये पहल है। तो उसी समय बताया गया था कि ईसा मसीह के जन्म के मतलब 57 ईसा पूर्व। कहीं दे देगा 58, कहीं देगा 57, लेकिन मारिएगा आप लोग 57, कंपटीशन की तैयारी वाला। ठीक है, ये 58 क्यों हो जाता है? क्योंकि जब हम फर्स्ट ईयर मनाते हैं, 1 जनवरी नव वर्ष मनाते हैं ना, लेकिन हिंदू धर्म में 1 जनवरी को नव वर्ष नहीं मनाया जाता है, रामनवमी को मनाया जाता है 1 जनवरी। वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमारा नया साल हो गया है। ठीक है, तो 57 ईसा पूर्व में क्या कर देता है? विक्रमादित्य जो होता है, जितने भी विदेशी आक्रमण थे उस समय उनको सभी को मार के क्या करता है?
भगा देता है। और इसीलिए हम जो भी धर्म मनाते हैं, जो भी त्यौहार, वो कहाँ से देखा जाता है? विक्रम संवत से। कैलेंडर पे देखिएगा लिखा होगा विक्रम संवत, क्या लिखा होगा? विक्रम संवत। ठीक है, तो विक्रम संवत के अनुसार कोई भी त्यौहार हम मनाते हैं। ठीक है, देखिएगा वही से कबो दिवाली जो होता है आगे हो जाता है, अक्टूबर में हो जाता है, कबो बहुत नवंबर में चला जाता है लास्ट में। तो ये किसके कारण? विक्रम संवत हम मनाते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देखिए, अगर बात की जाए अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2000 चल रहा है, लेकिन विक्रम संवत में बात की जाए, ये विक्रम संवत में कितना चल रहा है हमारा? कितना चल रहा है? इसमें 57 क्या कर देगा? घटा दीजिएगा ना, 57 क्या कर दीजिएगा? घटा दीजिएगा, हो जाएगा ना। थप्पड़ बाजी अभी 57 घट देता ही प्लस नु करे पड़ी का इधर नु बा ईसा पूर्व नु बा 57 होने जगह प्लस हुई नु तब नहीं जाओ 2000, तब 2001 2000 जीरो हुई, फिर 1000 2000 ऐसे नु बढ़ल बा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? 57 ईसा पूर्व से हमने के विक्रम संवत चलता है। तो यहाँ पर 2026 में 57 क्या कीजिएगा? ऐड कीजिएगा, प्लस करना होगा। 7 6 13 की 3 5 2 7 1 8, ये हो गया 2083। क्या हो गया? 2083 से क्या हो रहा है हमारा? अभी जो ये साल चल रहा है हम लोगों के लिए विक्रम संवत के अनुसार क्या हो गया है? 2083। ठीक है, हम लोगों के लिए साल क्या हो गया है? 2083। लेकिन ऐसे हम लोग मानते हैं ग्रेगियन कैलेंडर, हम मानते हैं ग्रेगियन कैलेंडर। तो उसके अनुसार कौन सा साल चल रहा है? 2026। अरे समझ में? तो शक संवत यहाँ पर विक्रम संवत समझ में आ गया। शक संवत जो होता है आगे इधर होता है 78 ईस्वी, 78 ईस्वी हो जाता है। ये कौन होता है हमारा? शक संवत, जिसको कनिष्क ने स्टार्ट किया था। शक संवत को किसने स्टार्ट किया था? कनिष्क ने। अब बोलेगा इसके अनुसार 2026 शक संवत के अनुसार हम लोग किस साल में जी रहे हैं अभी? तो क्या कीजिएगा? घटा देना है। 2026 में क्या करना है? 78 घटा दीजिए, घटाने आता है ना, कितना हो जाइए? 6 ही 8, क्या हो गया? 11 11 7, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9, क्या हो गया? तो कितना हो गया ये? 1948। 1948। तो शक संवत के अनुसार हम लोग किस ईस्वी में जी रहे हैं? 1948 में। और विक्रम संवत की बात की जाए 2083 में जी रहे हैं हम लोग। ठीक है, यही एक जो पहले बताया गया था कैलेंडर हम लोग को, वो गलती हो गया था। यहाँ पर विक्रम की जगह शक लिख दिए, शक की जगह विक्रम लिख दिए थे। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। शक संवत जब बोले तो उसमें क्या करिएगा? 57 प्लस अभी से, वर्तमान से, और वहीं बोलेगा प्लस करना है। विक्रम संवत बोलेगा तो 57 क्या कीजिएगा? प्लस कीजिएगा, प्लस में करना है वर्तमान में। और वहीं जब शक संवत बोलेगा माइनस कीजिएगा, कितना माइनस करना है? 78 माइनस कर देना है। एनी कंफ्यूजन? चलिए अब आगे टॉपिक पे चलिए। चलिए आगे देखिए यहाँ पर। तो विक्रम संवत जो होता है इसकी शुरुआत कौन करता है? याद रखिएगा, विक्रमादित्य। कौन? विक्रमादित्य। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रम। देखिए विक्रमादित्य वहां से उपाधि भी स्टार्ट हो जाती है। विक्रमादित्य क्या होती है? उपाधि स्टार्ट हो जाती है। और विक्रमादित्य जो बोला जाता है कि सबसे विख्यात विक्रमादित्य कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय किस वंश से संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय मौर्य वंश, नो गुप्त वंश। चंद्रगुप्त मौर्य वंश से संबंधित है। लेकिन बोलेगा चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय किस वंश से संबंधित है? गुप्त वंश। श्रीगुप्त संस्थापक होते हैं गुप्त वंश के। फिर इसके बाद कौन आता है? घटोत्कच। फिर इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम आता है, फिर समुद्रगुप्त आता है, तब कुमारगुप्त आता है, और तब आता है हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय। कोई से गड़बड़ा रहा था, कुमारगुप्त छूट रहा था। समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, तब आता है हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, और चंद्रगुप्त द्वितीय जो होता है सबसे महान विक्रमादित्य होता है। विक्रमादित्य वहां से एक उपाधि स्टार्ट हो जाती है।
गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफी लंबायित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किया। यहाँ पर सब जो होते हैं क्या करते हैं, चांदी के सिक्का जारी करते हैं। और बोलेगा कि सबसे पहले सोने का सिक्का जारी कौन किया था? हिंद यूनानी। शकों का सबसे प्रतापी राजा की बात की जाए तो रुद्रदामन प्रथम हो जाता है, रुद्रदामन प्रथम होता है। ठीक है, जो सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण भी करवाया था। तो रुद्रदामन प्रथम जो होता है हमारा क्या होता है? शक वंश का शक्तिशाली राजा। शक वंश का शक्तिशाली राजा कौन होता है? रुद्रदामन प्रथम, रुद्रदामन प्रथम। चलिए आगे देखिए यहाँ पर, रुद्रदामन जो था संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। कौन है रे? रुद्रदामन जो होता है क्या होता है? मुर्गी मुर्गा। तो यहाँ पर देखिए रुद्रदामन प्रथम जो था क्या था? पर सबसे प्रतापी शासक था। किस वंश के? मार दे थप्पड़ अभी, इसे दिमाग नहीं खराब क्या? शक वंश के सबसे प्रतापी शासक बोलेगा रुद्रदामन। बैठो, रुद्रदामन प्रथम। लेकिन वही बोलेगा चेदी राजवंश के सबसे शक्तिशाली शासक खारवेल। अभी ना पढ़े रहे खारवेल। रुद्रदामन जो था संस्कृत का क्या था? बहुत ज्यादा प्रेमी था। और वही बोलेगा कि संगीत का सबसे बड़ा प्रेमी कौन होता है? समुद्रगुप्त, गुप्त वंश के। वीणा पर इसका चित्र बनाया कर दिया गया है सिक्का पे। ठीक है, और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। याद रखिए, क्वेश्चन आता है सब। तो रुद्रदामन क्या था? संस्कृत का सबसे बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में एक लंबा अभिलेख लिखा था। मतलब बहुत ही शुद्ध भाषा में। विशुद्ध का क्या मतलब होता है? तो उसने विशुद्ध संस्कृत भाषा में एक लंबा अभिलेख है, गिरनार अभिलेख जारी किया था। कौन सी भाषा? गिरनार। कौन सा अभिलेख? गिरनार अभिलेख। रुद्रदामन प्रथम से संबंधित अभिलेख बताइए। गिरनार अभिलेख। ठीक है, और ये जो था किस भाषा में लिखा था? प्राकृत भाषा में। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। भारत में शक राजा जो थे अपने आप को क्षत्रप कहते थे। क्या बोलते थे? क्षत्रप। जो भारत में शक राजा थे क्या बोलते थे? अपने आप को क्षत्रप बोलते थे। आगे देखिए यहां पर, देखिए शक राजवंश में ही ईसाई धर्म के प्रचार करने के लिए भारत में आता है सेंट टॉमस ईसाई। सेंट टॉमस होता है ईसाई धर्म के प्रचार करने के लिए ये भारत में आता है। ईसाई धर्म बोलता है कि ईसाई धर्म ये अच्छा है। अभी देखिएगा छोटे छोटे कास्ट जो होते हैं क्रिश्चियन धर्म अपनाते हैं यहाँ पर, और जो गरीब होते हैं बहुत ज़्यादा, उनको थोड़ा बहुत पैसे का लालच देकर क्रिश्चियन धर्म को अपना लेता है वो सभी। देखिएगा, और अपनाए क्यों ना भाई? क्योंकि उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रहा है। तारा में खाए बोलवा एकदम अगली बार निचला कास्ट के खाए, लेकिन उन लोग जो होता है टेबल पर बिठा कर इसी तरीके से खिलाएगा तो वो भी क्या करेगा? गॉड गॉड बोलने लगेगा। छोट छोट कास्ट है, देखना कभी। अभी देखना तुम पीरो जाते हो तो बिचवा में जो मुसहर टोला है इसके पास में जस्ट ऐसे क्रॉस के जैसा है, वो देखना मंदिर के जैसा। ईसाई धर्म को अपना लिया है धीरे धीरे। चलिए आगे देखिए यहाँ पर, कुषाण वंश। तो हिंद यूनानी हो गया, हिंद यूनानी हो गया, शक हो गया, पहलव और कुषाण। अब कुषाण देख लीजिए पहले। तो कुषाण राजवंश। पहलव की बात की जाए तो पहलव में थोड़ा सा समझा दिया है कि पश्चिमोत्तर भारत, भारत के पश्चिम साइड, भारत के पश्चिम क्या है? पश्चिम साइड समझ में आता है? पाकिस्तान पाकिस्तान ना पाकिस्तान अफगानिस्तान वही एरिया। पार्थियाई मतलब पर्सिया। पर्सिया लोगों, पर्सिया अभी जो है लोगों का आधिपत्य हुआ। सबसे प्रसिद्ध पर्थियाई राजा जो था गेंडो फर्निस था। पहला में सिर्फ याद रखिएगा, सबसे प्रसिद्ध राजा गेंडो फर्निस। और इसी के शासनकाल में सेंट टॉमस जो होता है ईसाई धर्म के प्रचार करने के लिए भारत में आता है। तो बोलेगा कि किस वंश के शासन के द्वारा ईसाई धर्म के प्रचार करने के लिए?
तो सेंट टॉमस आता है, कौन? पहला वंश जब शासन कर रहा था। पर्थियाई लोगों का मूल निवास जो है अभी ईरान, पर्सिया, ईरान को बोला जाता है, ईरान कैपिटल तेहरान, ईरान को बोला जाता है। कुषाण, तो पहलव के बाद कौन आता है? कुषाण, जो यूची या तोखरी भी कराते हैं, यूची या तोखरी भी कराते हैं, कौन? कुषाण। यूची नामक एक कबीला 5 भागों में बटा था। यूची नामक एक कबीला कितने भागों में? 5 भागों में बटा था। उन्हीं में से एक कुल के थे कुषाण, उन्हीं में से एक थे कुषाण। कुषाण वंश का संस्थापक बोला जाएगा तो याद रखिएगा कुजुल कोडफिसेस, कुजुल कोडफिसेस हो जाएगा कौन? कुषाण वंश के संस्थापक। नेक्स्ट आगे देखते हैं, तो इनकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। और पेशावर कहाँ पर अभी है? पाकिस्तान में। पेशावर कहाँ पर है? पाकिस्तान में। तो इनकी राजधानी कहाँ थी? अरे पुरुषपुर अभी बताओ, दिमाग ही नहीं क्या? पुरुषपुर पाकिस्तान। अभी इन लोगों की राजधानी कहाँ है? पुरुषपुर ही है, ठीक है। अब सबसे शक्तिशाली राजा की बात की जाए कुषाण वंश में तो हो जाएगा कनिष्क। कौन हो जाएगा? कनिष्क। और कनिष्क जो होता है यही हमारा शक संवत की शुरुआत करता है। अभी पढ़े हो ना शक संवत 78, तो शक संवत की शुरुआत कौन करता है यहाँ पर? कनिष्क। विक्रमादित्य जो होता है क्या शुरुआत करता है? विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व। इनकी द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कुषाणों की प्रथम राजधानी पाकिस्तान पुरुषपुर, और दूसरी की बात की जाए तो मथुरा। मथुरा पहले किस धर्म के लिए प्रसिद्ध था? जैन धर्म के लिए। बताया नहीं गया था? जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध था। कनिष्क 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। कब गद्दी पर बैठता है? अपने 78 ईसा पूर्व। और वहीं से स्टार्ट करता है अपना शक संवत। शक संवत स्टार्ट करता है। ये भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है शक संवत। बौद्ध धर्म की चौथी संगति जो होती है, प्रथम 483, दूसरा का 383। पढ़े हो? फिर 78 क्या आता है? 98 होता है ना। प्रथम जो होता है 483, दूसरा का 383, फिर 250 और 98 ईस्वी में जो होता है, कौन होता है? बौद्ध संगति के कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में क्या होता है? कनिष्क बौद्ध धर्म के सम्मेलन करवाता है। और यह महायान संप्रदाय का मानता है बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म 2 पार्ट में डिवाइड था, बताया गया था। कौन कौन? हीनयान, महायान। हीनयान, महायान। जैन धर्म 2 भाग में डिवाइड था, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है। तो ये महायान संप्रदाय का क्या था? अनुयायी था। कौन? कनिष्क। अब बताया जाता है कि चीन के एक जनरल था, चीनी जनरल पेन चोआ। कौन था? पेन चोआ। देखिए जितना भी हिंद यूनानी आक्रमण करा है विदेशी, इनका नाम भी अजीब तरीके का होगा। जैसे स्टार्टिंग में तो खूब पढ़ लो, बिम्बिसार, बिंदुसार, मजाइल। अब ये सब नाम थोड़ा याद करने में कठिन हुई। याद रखिए कि चीनी शासक कौन था? जनरल पेन चोआ। और इसने कनिष्क को क्या किया था? हराया था, बोला जाता है। पेन चोआ ने क्या किया था? हराया था। किसको? कनिष्क को। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की। कनिष्क शासकों ने यहाँ पर कुषाण वंश के शासकों ने क्या किया था? स्वर्ण मुद्राएं जारी किया था, जिसकी शुद्धता जो है गुप्त काल के स्वर्ण मुद्रा से काफी ज्यादा अच्छा है। गुप्त काल सबसे ज्यादा सोना का सिक्का जारी करता है, सीसा का सिक्का जारी करता है सातवाहन वंश। और सबसे शुद्ध बोला जाएगा तो कौन? शक वंशों ने जारी किया था सोना का सिक्का। शक वाले ने सबसे क्या किया था? शुद्ध। सबसे बोलेगा शुद्ध सोना का सिक्का शक वंश। सबसे शुद्ध सोना का सिक्का। सबसे पहले सोना का सिक्का हिंद यूनानी। सबसे पहले सोने का सिक्का हिंद यूनानी। सबसे शुद्ध सोने का सिक्का शक। और बोलेगा सबसे ज्यादा सोना का सिक्का गुप्त। और बोलेगा सीसी का सिक्का सातवाहन। याद रखिएगा ये सब, ऐसा समझ ना। शुद्ध तो शक, शुद्ध शक, शक शकबा। और सबसे पहले बोलेगा सोना का सिक्का हिंद यूनानी, और सबसे ज्यादा सोना का सिक्का गुप्त। कुषाणों ने उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किया था। कुषाणों ने उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत, उत्तर मतलब ऊपर भारत के, और उत्तरी पश्चिमी मतलब उधर पाकिस्तान वाला, ठीक है, पंजाब पाकिस्तान,
इस समय क्या किया था? सर्वाधिक तांबा का सिक्का जारी किया था, सर्वाधिक तांबा का सिक्का जारी किया था। कनिष्क का एक राजवैद्य था, क्या हो गया रे? तू ढेकू ढेकू कर लगभग। कनिष्क का राजवैद्य कौन था? आयुर्वेद। आयुर्वेद, आयुर्वेद दवा बोल रहे हैं, खाते हैं आयुर्वेद। तो आयुर्वेद कौन था? कनिष्क का राजवैद्य था, जिसे जीवक राजवैद्य किसका था? बिंबिसार का जीवक था ना, जो राजा प्रद्योत को जियाया था। पांडुरंग मतलब जॉन्डिस हो गया था, तो चलिए इधर देखे, बिल्कुल इसी तरह कनिष्क कहा था? राजवैद्य था आयुर्वेद, आयुर्वेद। अच्छा अच्छा, कनिष्क का राजवैद्य जो था आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था, चरक। आयुर्वेद मतलब लात बजी अस्ती हो जी। देखो कनिष्क का जो आयुर्वेद मतलब जो औषधि लेके आता है जंगलों से, उसका प्रसिद्ध राजवैद्य जो था चरक था। क्या था? चरक। जीवक किसका था? बिंबिसार का। याद रखिएगा, जिसने चरक संहिता की रचना की। चरक संहिता की रचना किसने किया है? चरक। चरक संहिता की रचना चरक। किस वंश से संबंधित है? शक वंश से। और किसका ये राजवैद्य था? किसका राजवैद्य था? कनिष्क रे बांदर, अभी न पलाश रे। महाविभास सूत्र के रचनाकार कौन है? तो वसुमित्र। महाविभास सूत्र के रचनाकार कौन है? वसुमित्र। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। इसे बौद्ध धर्म का क्या कहा जाता है? विश्वकोश। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण, बोलेगा बौद्ध की रामायण कौन है? तो बुद्ध चरित्र। कौन है? बुद्ध चरित्र। किसने रचना किया है? किसने रचना किया है? अश्वघोष। अश्वघोष ने क्या रचना किया है? अश्वघोष क्या रचना किया है? बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र। और बुद्ध चरित्र क्या है? रामायण। क्या है? रामायण। किनका रामायण है? बौद्धों का। याद रखिएगा, बौद्ध धर्म के रामायण कौन है? बुद्ध चरित्र। रचना किसने किया है? अश्वघोष ने। किस वंश के? तो शक वंश में ही। वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचित और संरक्षक भी कनिष्क के दरबार में विभूति थे। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। ये सभी कनिष्क के दरबार में रहते थे। नागार्जुन हो गया, चरक हो गया, ये कौन? अश्वघोष। अश्वघोष ये सब कनिष्क के दरबार में रहते थे सभी। जैसे अष्टदिग्गज पढ़ोगे कृष्ण देवराय के प्रथम के शासनकाल में, फिर नवरत्न पढ़ोगे अकबर में, उसी तरीके से कनिष्क के शासनकाल में कनिष्क में रह रहे थे ये सभी। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। किसको? नागार्जुन। और इनकी पुस्तक जो है माध्यमिक सूत्र। कौन सी पुस्तक है इनकी? माध्यमिक सूत्र। इसे नागार्जुन के सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। इसमें नागार्जुन होता है सापेक्षता का सिद्धांत देता है। और कनिष्क की मृत्यु जो होती है 102। कनिष्क की मृत्यु कब होती है? 102 में। कनिष्क की मृत्यु भइल, एम्बुलेंस बोला हुआ, एम्बुलेंस का दिखा करवा फोन 102। तो कनिष्क की मृत्यु भइल, केकरा बोला हुआ? 102 एम्बुलेंस। याद रखिए। तो कनिष्क की मृत्यु कब होता है? 102 ईस्वी में होता है, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी। ठीक है। कुषाण वंश का अंतिम शासक बोला जाएगा तो जो कंड वंश के संस्थापक थे। कौन? वासुदेव। घूम खा दिया अभी, देख बाजी था पनू कुलर जीव अभी। तो वासुदेव क्या थे? मारा मुंह की दीवार फाड़ के बाहर निकल गई। बसाल की फिल्म देखा एक ही फाइल में। तो कहा बुरे सुनो पहले, सुन पहले, कंफ्यूजन क्लियर कर। देखो पहले, कुत्ता अगर किसी को काट लिया है, ठीक है, उसमें जितने भी रेबीज वायरस था किसमें चला गया? मुर्गा में चला गया। उसका रेबीज वायरस अगर वायरस से पीड़ित है कुत्ता, पागल कुत्ता तो पहले वायरस से पीड़ित होता है, सभी नहीं होता है, तो रेबीज वायरस किसमें चला गया? कुत्ता में।
मुर्गा में। मुर्गा में। अब वो मुर्गा को तुम क्या कर दिया, खा गया। भापा पहले उसको, हाँ, पपरिया। बाफ दिया तो रेबीज वायरस खत्म वहीं पर, गर्म पानी में डुबा के खत्म। सब खत्म। ठीक है, उसके बाद सुनो, पहले अंदर से पेट में डाल लिया, तो पेट में पढ़े हो कि मुंह में जाता है पहले भोजन, फिर इसके बाद फूड पाइप, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर बाहर होता है। तो जब स्टोमक में जाएगा भोजन तुम्हारा, जो खाए हो कुत्ता, हाँ, कुत्ता के लिए नाम जो मुर्गा खाया हो स्टोमक में जाएगा, तो स्टोमक में बहुत खतरनाक एसिड होता है, बताया गया है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और वो जो होता है जितना भी वायरस है सबको खत्म कर देगा। मैं तो वायरस अगर इंजेक्ट होगा ब्लड में तो वह हानिकारक होगा, उससे तुम्हें हाइड्रोफोबिया हो सकता है, पानी से डर लगने लगेगा, कुत्ता जैसे व्यवहार करने लगेगा। अंडे की लेकिन अगर ब्लड में नहीं मिला है, कुछ प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, बने रहता बोला मैंने। कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा। डबल सरफेस करूंगा। डबल। चलो आगे देखो। तो शक वंश के अंतिम कौन हो जाता है, वासुदेव। शक वंश का अंतिम कौन हो जाता है, वासुदेव। वासुदेव हो जाता है। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। कुषाण राजा अपने आप को क्या बोलते थे, देवपुत्र। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली थी। देवपुत्र की उपाधि कहां से लिया गया था, चीनियों से। चीनी से ना, चीनी, चीन, चाइना। चीनियों से। गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। गंधार शैली और मथुरा शैली, भवन बनाया जाता है या एक शैली है, तो इसकी निर्माण विधि जो होता है इसके शासनकाल में कनिष्क के। मथुरा संग्रहालय में कृष्णकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। गंधार कला में तक्षशिला प्रसिद्ध है। तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है किसमें, गंधार शैली में बनाया गया है। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाला शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कौन, कनिष्क। रेशम मार्ग, जिस मार्ग से रेशम का ट्रांसपोर्ट होता था भारत के ऊपर, चाइना देखोगे इनके बीचों बीच जाता है रेशम मार्ग। तो ये रेशम मार्ग पर पूरी तरीका से कंट्रोल कौन किया था, कनिष्क। किसने किया था, कनिष्क। इसमें बोलेगा कि रेशम बनाने की तकनीक कहाँ से आविष्कार हुआ, तो चीन से। रेशम बनाने का तकनीक जो है, रेशम की साड़ी पहनते हो ना, रेशम की साड़ी रेशमी, तो रेशम बनाने की जो तकनीक है कहाँ से आविष्कार होता है, चीन से। अब मथुरा साटक नामक विशेष प्रकार के वस्त्र का निर्माण केंद्र था। मथुरा जो था क्या करता था, घर जाओ नहीं पढ़ने का मन है तो, साटक नामक क्या करता है, विशेष प्रकार के एक वो वस्त्र बनाता है। कुषाण कला में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ। इस कला में, वास्तुकला में जो होता है अधिक विकास होता है। और इस काल में बुद्ध की खड़ी मूर्ति का निर्माण कराया गया। जिसे बौद्ध धर्म में या अधिकतर देखता होगा कि महात्मा बुद्ध के बैठल मूर्ति बनावल जाता है, बैठी हुई मुद्रा में और तपस्या करती हुई मुद्रा में। लेकिन खड़ी मूर्ति का चलन कहाँ से शुरू होता है, शक शासन काल में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो होते हैं शक शासक नक जितने भी आक्रमणकारी थे हिंदी यूनानी, शक, पहलव और कुषाण सब क्लियर होकर चुके हैं। अब नेक्स्ट होगा कल हमारा संगम युग। नेक्स्ट क्या हो गया, संगम युग। अभी बायोलॉजी अभी बाकी है, बायोलॉजी आज होगा। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया ये हमारा भारत के यवन। एक बार रिवीजन कर लीजिए। विक्रम संवत की शुरुआत विक्रमादित्य करता है। कनिष्क कौन सा धर्म, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को मानने लगता है। चरक किसका राजवय था, कनिष्क का था। कनिष्क जो होता है शक का क्या होता है, सबसे प्रतापी राजा, और यही शक संवत जारी करता है। सबसे प्रतापी या विख्यात विक्रमादित्य कौन हुआ था, चंद्रगुप्त द्वितीय। किस वंश से संबंधित है, गुप्त वंश से। शकों का सबसे प्रतापी राजा कौन था, शक का था रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम। शक, भारत में शक अपने आप को क्या बोलते थे, क्षत्रप। क्या बोलते थे, क्षत्रप। सोना किसी का पहली बार, हिंदी यूनानी। शुद्ध सोना किसी का, शक। सबसे ज्यादा सोना किसी का, गुप्त। सीसा किसी का, सतवाहन वंश का संस्थापक, सतवाहन वंश का संस्थापक सीसा, मार्ग स्थापक लॉर्ड जीव।
सिमुख सिमुख सतवाहन वंश, सिमुख सतवाहन वंश। कर्ण वंश, कर्ण, महाभारत में कर्ण है कि नहीं है? अब महाभारत में संबंधित हो जाएंगे वसुदेव के ही पुत्र न कृष्ण। कृष्ण किसके पुत्र है? महाभारत के, वसुदेव के। और कर्ण कहाँ पर है? दानवीर कर्ण महाभारत में। तो याद रखिएगा कर्ण वंश का संस्थापक हो जाएगा वसुदेव हो जाएंगे। वसुदेव के बाद सुशर्मा। और देवभूति को कौन मारता है? वसुदेव। देवभूति किसका अंतिम शासक था? शुंग वंश का। चलिए अब बायोलॉजी देखते हैं थोड़ा। बायोलॉजी बहुत दिनों से नहीं हुआ है।